नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जीके का एक नया टॉपिक है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले एमपी जीके के दो और अन्य लेक्चर जो है इस वीडियो पर हमारे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें जो पहला लेक्चर था वह मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और दूसरा मध्य प्रदेश के जिले एवं संभागों का गठन, उससे संबंधित दो लेक्चर यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अगर उनको नहीं देखा हो तो उनको भी एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में आपका विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को मुख्यतः 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें मध्य उच्च प्रदेश इसको जो है आपका 5 भागों में विभाजित किया जाता है। मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इसको जो है मैप में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसमें मध्य भारत के पठार की बात करें तो यह जो है आपको ऊपर की साइड दिख जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर हम बात करें मध्य भारत का पठार, उसके अलावा रीवा पन्ना का पठार जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके अलावा मालवा का पठार दिख जाएगा, बुंदेलखंड का पठार आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, साथ ही नर्मदा सोन घाटी भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो यह जो 5 है मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो है आपके यहाँ पर आते हैं। जो छठवां भाग है वह सतपुड़ा श्रेणी है, इसको भी आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। और जो अगला है हमारा पूर्वी पठार, या जिसे बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, वह भी आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा होगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, इसको 7 भौतिक प्रदेशों में आपका विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से कौन मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 2017 में जो पटवारी की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो इसमें जो आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है वह बनता है बघेलखंड का पठार। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है, क्योंकि हाल ही में हमने डिस्कस किया कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 प्रदेश आपके आते हैं। मध्य भारत का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, सतपुड़ा श्रेणी जो है आपके इसके अंतर्गत नहीं आती है, और जो बघेलखंड यानी कि पूर्वी पठार, यह दोनों जो है इसके अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। नर्मदा सोन घाटी इसके अंतर्गत आती है। तो बघेलखंड का जो पठार है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 आते हैं आपके, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। 4 ऑप्शन है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका बनता है वो बनता है मालवा का पठार, जो है अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य दोस्तों ये आपका स्थित है। तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच आपका स्थित है। मालवा का पठार मध्य उत्तर भारत में पठारी क्षेत्र है। यह मध्य भारत और बुंदेलखंड उत्तान के पठार से पूर्व और दक्षिण में विंध्य रेंज और पश्चिम में गुजरात के मैदानी इलाकों से उत्तर की ओर बंधा हुआ है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मालवा का पठार किन दो श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार दोस्तों आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक विभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। तो हाल ही में अगर आपने मैप ध्यान से देखा होगा तो इसका जो राइट आंसर आपका बनता है वह बनता है दोस्तों मालवा का पठार। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पश्चिमी भाग है वहां पर जो भौतिक विभाग का सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा रूप है और कौन सा पठार का है, तो दोस्तों मालवा के
है पठार का है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। मालवा पठार के पश्चिमी भाग को मध्य उच्च प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा जो है मालवा के पठार के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों बात करते हैं मालवा के पठार की, तो इसके अंतर्गत भोपाल, राजगढ़, मंदसौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, गुना, रायसेन, सागर, इंदौर, रतलाम, धार, झाबुआ आदि जिले जो है मालवा के पठार के अंतर्गत ही दोस्तों आपके यहाँ पर आते हैं। और जो सिगार चोटी है वह मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों जो मालवा का पठार है वहां पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। मालवा का पठार इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है, यानी कि इसी कारण यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु है। इसी के कारण मालवा का जो पठार है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में न तो अधिक गर्मी पड़ती है न ही शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी मई महीने में जो है आपकी पड़ती है। तो मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और समशीतोष्ण जलवायु ऐसी जलवायु होती है जहाँ ना तो अधिक गर्मी होती है ना अधिक अत्यधिक ठंड होती है। तो इस प्रकार की जलवायु जहां पर विद्यमान होती है उसको समशीतोष्ण जलवायु बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है। तो हाल ही में हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्कस किया था कि मई माह जो है मालवा के पठार में सबसे गर्म माह, सबसे गर्म महीना आपका होता है। तो ऑप्शन डी मई यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों वह है आपकी सिगार चोटी। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। मालवा के पठार की औसत ऊंचाई जो है उसकी बात करें तो यह लगभग 500 मीटर है। और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी सिगार चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 881 मीटर दोस्तों यह आपकी ऊंची है। ज्वालामुखी लावा के द्वारा निर्मित होने के कारण इस क्षेत्र में यानी कि जो मालवा का पठार है वहां पर काली मृदा आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इसका जो ढाल है वह आपका उत्तर पूर्व की ओर है। मालवा का जो पठार है उसका जो ढलान है आपका उत्तर पूर्व की ओर है। इसलिए आपने जो है देखा होगा कि मालवा के पठार से जिस भी नदी का उद्गम होता है कहीं ना कहीं वह जो है आपका उत्तर पूर्व की ओर बहती है। चाहे चंबल नदी की बात करें उसका उद्गम काकड़ी बड़ी इंदौर, उसका उद्गम जो है जानापाऊ इंदौर से होता है, लेकिन वो किस ओर प्रवाहित करती है, तो उत्तर की ओर प्रवाहित करती है। साथ ही बेतवा नदी जो है आपकी यहीं से निकलती है, तो वह भी जो है आपकी कहाँ से, बेतवा नदी रायसेन से निकलती है, तो वह भी जो है किस ओर प्रवाहित होती है, तो वह भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए जो मालवा का पठार है इसका ढाल किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों इसका ढाल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा निकल कर आता है वह आता है कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है उससे जो है कर्क रेखा आपकी गुजरती है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। दोस्तों बात करें कर्क रेखा की, तो यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और 14 जिले कौन कौन से हैं, तो रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, यह मध्य प्रदेश के वह 14 जिले हैं जहां से कि कर्क रेखा दोस्तों आपकी गुजरती है। और कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है दोस्तों यह आपकी कर्क रेखा स्थित है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है। जो युग्म यहाँ पर सत्य है उसकी पहचान हमें करना है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है उपरोक्त सभी। यानी कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है उसकी जो प्राकृतिक सीमा है उसका निर्धारण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी करती है। वहीं पूर्वी सीमा का निर्धारण मेकाल पर्वत के द्वारा आपका किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बाउंड्री बनाती है, थोड़ी बहुत बाउंड्री जो है इनके द्वारा यहाँ पर आपकी बनाई जाती है। तो इस प्रकार के युग्म भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है बुंदेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में जो है
है आपका पाया जाता है। ऑप्शन डी बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर राइट आंसर बनता है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों में विस्तृत है और इस प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिद्ध बाबा की चोटी और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। चार ऑप्शन है। पठार का ढाल उत्तर की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल और केन है। तो दोस्तों इस पठार का जो ढाल है उत्तर की ओर है, राइट आंसर है, यानी कि सही कथन है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। हाल ही में हमने डिस्कस किया 1722 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। इस पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल और केन जो है यह भी आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा राइट नहीं है कि इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि जो दोस्तों काली मिट्टी है अधिकांशतः आपकी कहाँ पाई जाती है तो मालवा के पठार में। और यहाँ जो बुंदेलखंड वाला पठार है यहाँ पर आपको दोमट मिट्टी जो है देखने को मिलती है। लाल और काली मिट्टी का मिश्रण रूप जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन थर्ड जो कथन थर्ड है वो हमारा यहाँ पर सही नहीं बैठता है, इसलिए 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको यहाँ पर याद भी हो चुकी होगी, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर है। दोस्तों ये आपकी ऊंची है, अच्छे से याद करके इसको रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार जो है हमारा मध्य प्रदेश का मैप जो है दिखता है। इस प्रकार से जो है हमारे मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पर दिखता है। इस साइड जो है आपका मालवा का पठार है। तो इसमें क्या पूछा है कि मालवा के पूर्वोत्तर यानी कि इसके पूर्व और उत्तर में कौन सा जो है पठार आपका यहाँ पर पाया जाता है। चार ऑप्शन है। विंध्यन, कगारी प्रदेश, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार या मध्य भारत का पठार। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य भारत का पठार मालवा के पूर्व उत्तर में जो है आपका पाया जाता है। तो इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य भारत के पठार का विस्तार पूर्व में बुंदेलखंड पठार से, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि तथा उत्तर में यमुना के मैदान से दक्षिण में मालवा के पठार तक है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार आपका पाया जाता है। ऑप्शन सी उत्तरी भाग यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इसकी बात करते हैं दोस्तों के तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी। यह एक लंबी भ्रंश नदी घाटी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच आपकी स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि नर्मदा सोन घाटी जो वाला क्षेत्र है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच जो है यह आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों वह निर्माण हुआ है आपका सांची का स्तूप। ऑप्शन डी सांची का स्तूप यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा जो है आपका करवाया जाता है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसे भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना आपका माना जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। कब शामिल किया जाता है 1989 में दोस्तों आपका शामिल होता है। साथ ही सांची स्तूप का मोटिव की जो है एक विशेषता है, जो वर्तमान में 200 रुपए के नए नोट आपके चल रहे हैं वहां पर जो है कौन सा स्तूप देखने को मिलता है। तो दोस्तों सांची का स्तूप जो है आपको देखने को मिलता है। तो यह अपने आप में जो लास्ट पॉइंट है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार एग्जाम में दोस्तों आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है गोंडवाना चट्टानों में मध्य प्रदेश में जो है आपका कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप आपके प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर जो है घुमा के पूछ लिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो कोयला है वह आपका कहाँ से किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। अब यहाँ पर क्या पूछा
गया है कि मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो वहां पर चट्टानें पूछी कि जो कोयला है किन चट्टानों से प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या पूछा कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनसे कौन सा खनिज आपका प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका बनता है कोयला जो है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। चार ऑप्शन है, पेंच घाटी, सोन घाटी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों यहाँ पर राइट आंसर बनता है। पेंच घाटी और सोन घाटी में कोयला जो है आपका पाया जाता है। अधिकांशतः जो कोयला है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कोयला खदानें जो है आपको देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कोयला खदानें आती है। उमरिया, कोरार, सोहागपुर, सिंगरौली और जोहिला नदी क्षेत्र आदि में जो है मध्य प्रदेश में क्या मिलता है। तो यहाँ से जो है कोयला मिलता है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जबकि सबसे छोटे कोयला क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों वो मध्य प्रदेश का उमरिया है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भूविज्ञान की दृष्टि में मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है हमारा मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। यह पूर्णतः भू आवेशित राज्य है। राज्य की सीमा न तो किसी समुद्री सीमा को स्पर्श करती है, न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम के चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों महादेव उपक्रम को पचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी दोस्तों आपका इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों जो मालवा का पठार है वहां पर आप सभी जानते हैं काली मिट्टी जो है आपकी पाई जाती है, क्योंकि इसका निर्माण कहीं ना कहीं लावा से जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है। चार ऑप्शन है, धारवाड़ आर्कियन चट्टान, टर्शियरी चट्टान है या गोंडवाना चट्टान है। तो ऑप्शन सी टर्शियरी चट्टान है दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाले अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों जो अधिकांश नदियां है वह आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। चाहे आप यहाँ पर बात करो चंबल नदी, यह कहाँ पर यह किस में मिलती है। तो यह यमुना नदी में मिलती है। साथ ही जो बेतवा नदी है वह कहाँ पर मिलती है, वह भी यमुना में मिलती है। मध्य प्रदेश की जो सोन नदी है दोस्तों वह आपकी गंगा में जाकर मिलती है। बाकी अधिकांशतः नदियां जो है आपकी कहाँ मिलती है, तो यमुना में मिलती है या यमुना की मध्य प्रदेश की नदियों में मिल जाती है, और मध्य प्रदेश की वो बड़ी नदियां जाकर आपकी यमुना में ही मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो दोस्तों यह जो है आपका चंबल नदी के मध्य भी जल विभाजक का कार्य जो है आपका यहाँ पर करता है। तो मालवा का पठार नर्मदा का तो जल विभाजक के रूप में कार्य करता ही है, साथ ही जो नर्मदा नदी का जो चंबल नदी का जो जल है उसके भी विभाजक का कार्य जो है आपका करता है। तो ऑप्शन बी चंबल यहाँ पर राइट आंसर बनता है। दोस्तों चंबल नदी की बात करें तो 960 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो जानापाऊ पहाड़ी इंदौर से जो है दोस्तों आपका चंबल नदी का उद्गम होता है। 960 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कहाँ पर मिलती है, तो इटावा के पास यह जो है आपकी यमुना नदी में जाकर मिलती है, और यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी चंबल नदी पर दोस्तों मंदसौर में जो है आपका गांधी सागर बांध भी जो है आपका बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, यानी कि यमुना और जो सोन नदी का जो जल होता है उसको अलग अलग आपकी करती है। चार ऑप्शन है, भांडेर श्रेणी, मेकाल श्रेणी, कैमूर श्रेणी या मिकाई श्रेणी। तो ऑप्शन सी कैमूर श्रेणी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। कैमूर श्रेणी विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कंटंगी प्रांत से बिहार के रोहतास जिले के सासाराम प्रांत में स्थित लगभग 483 किलोमीटर लंबाई में जो है यह आपकी कैमूर श्रेणी फैली हुई है। तो यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा के पठार में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है बैतूल और नरसिंहपुर जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश के मालवा पठार के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है। तो सबसे पहले आपको बुंदेलखंड का जो भौगोलिक स्थिति है वह आपको पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो है आपका उत्तर में जो है स्थित है।
हैं। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। निवाड़ी छतरपुर है जो कि उत्तर में है। टीकमगढ़ सागर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। छतरपुर अशोकनगर है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। लेकिन नरसिंहपुर और होशंगाबाद है यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस नदी में प्रवाहित होती है या किस दिशा में प्रवाहित होती है। चार ऑप्शन है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पूर्व उत्तर और उत्तर पश्चिम या पश्चिम। तो ऑप्शन से उत्तर और उत्तर पश्चिम यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों बघेलखंड का पठार जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार जो है चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसमें दोस्तों आपका एक जिला भी आता है जिसका नाम है बालाघाट जिला, और वहां का जो आपका चिन्नौर चावल है, चिन्नौर चावल है, इसको हाल ही में जो है आपका जीआई टैग दिया गया। और पटवारी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है आपका 15 मार्च 2023 को, उसमें यह क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार करंट के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो इनके लिए भी आपको तैयार रहना है। करंट की डेली क्लासेस है, डेली वीडियो जो है इसी चैनल पर सुबह 7 बजे आपको मिलते हैं, तो उनको भी डेली वॉच जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा क्षेत्र की कुछ श्रेणियां हमें यहाँ पर दी गई है, उनको जो है इस क्रम में जमाना है पश्चिम से पूर्व, यानी कि सबसे पश्चिम में जो है उसको सबसे पहले रखना है, उसके बाद उनका क्रम यहाँ पर जमाते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख लीजिए, सबसे पहले आपको पश्चिम में दिख रही होगी राजपीपला की पहाड़ी, लेकिन ऑप्शन में राजपीपला की पहाड़ी दोस्तों आपकी दी नहीं गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वालीगढ़ की श्रेणी आपको यहाँ पर दी हुई है, उसके बाद महादेव श्रेणी दी हुई है, और उसके बाद आपको मैकाल श्रेणी यहाँ पर दी गई है। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए महादेव श्रेणी है और मैकाल श्रेणी आपकी यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा कोई से ऑप्शन में जो है आपकी महादेव श्रेणी के बाद मैकाल श्रेणी आपको देखने को नहीं मिलती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। बड़वानी की जो पहाड़ियाँ है वह भी आपकी यहीं पर स्थित है। तो इस प्रकार इसका क्रम होगा बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुंदेलखंड पठार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौजूद है, या बुंदेलखंड में दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी जगह जो है बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आपकी आती है। चार ऑप्शन है, होशंगाबाद, भोपाल, शिवपुरी या सांची। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है शिवपुरी जो है बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आपकी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा सोन घाटी है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो इसकी एक ट्रिक आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, वर्सेस। देखिए वी से जो है आपका यहाँ पर बन जाता है विंध्याचल, और एस से बन जाता है आपका सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों आपकी नर्मदा नदी यहाँ से आपकी जो है प्रवाहित होती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है। तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी है, जिसका अन्य नाम दोस्तों आपका सत्यभावना चोटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो सत्यभावना शिखर या जिसे कलमुर चोटी भी कहा जाता है, यह 752 मीटर की जो है आपकी ऊंची है, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जम्बेरा का गुंबद स्थित है। तो दोस्तों रीवा पन्ना का पठार यहाँ पर राइट आंसर बनता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बन जाता है। जो रीवा पन्ना का पठार है वहां पर जम्बेरा का गुंबद आपका दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के पर्वतमाला में स्थित है। बांधवगढ़ किस पर्वतमाला के अंतर्गत जो है आपका आता है बांधवगढ़ की पहाड़ियां। तो विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है दोस्तों आपकी यहाँ पर आती है। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन से पहाड़ी या कौन से पठार में दोस्तों आपकी स्थित है। चार ऑप्शन है, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल पठार, मालवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी कुल ऊंचाई जो है आपकी 1350 मीटर है, और यह जो है सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों आपकी आती है। तो दोनों यहाँ पर जो है हमारे क्लियर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी
चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी धूपगढ़ है और वही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपकी धूपगढ़ है। कहाँ पर दोस्तों स्थित है? तो यह आपके होशंगाबाद के पचमढ़ी नामक जगह पर दोस्तों जो है यह आपको देखने को मिलती है, वहीं पर स्थित है। 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो यह आपके सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। हाल ही में जो है इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो है आपका महादेव पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे पचमढ़ी केट के नाम से भी जाना जाता है। इसे सतपुड़ा की रानी के उपनाम से आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? घाटी है, पहाड़ है, मैदान है या पठार है? तो ऑप्शन डी पठार यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है। ये जो है मुख्य रूप से एक पठार है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इनको जो है बुंदेलखंड आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चार ऑप्शन है, मिकाई श्रेणी, गुडविल चोटी, बेल चोटी या कास्केड चोटी। तो ऑप्शन बी गुडविल चोटी, सतभावना चोटी यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर बनता है। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुडविल यानी कि सतभावना चोटी है। वहीं अगर सतपुड़ा की सबसे ऊंची पूछा जाए तो हाल ही में डिस्कस किया वो आपकी दोस्तों धूपगढ़ है, तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो मालवा के पठार की जो चोटियां हैं उनके जो ऊंचाई है उसके अनुसार हमको यहाँ पर जमाना है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। तो मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो आपकी सिगार चोटी है। तो सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर है। उसके बाद दोस्तों आपकी आती है जानापाऊ चोटी जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर। उसके बाद आती है दोस्तों आपकी धजारी चोटी जिसकी कुल ऊंचाई 810 मीटर है। तो इसका क्रम किस प्रकार से होगा? सिगार चोटी, जानापाऊ चोटी और धजारी चोटी। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर है कि चूलगिड़ी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? चार ऑप्शन है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है दक्षिण पश्चिम है। चूलगिरी की जो पहाड़ियां है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में आपके स्थित है। तो दोस्तों यह था हमारा जो पार्ट थी जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से डिस्कस किए। इसी के साथ जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन के जो महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो थे वह आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।